ओके जी, हमारे पास नेक्स्ट चैप्टर नंबर 4 बूलियन अलजेब्रा एंड लॉजिक सिंप्लीफिकेशन। ठीक है, बूलियन अलजेब्रा से मुराद ये है कि जब आपने लॉजिक गेट्स को हमने अंडरस्टैंड किया था लास्ट चैप्टर में, तो उसमें हमने उसके फंक्शन को डिस्कस किया था। उसके बिहाफ पर हमने ट्रुथ टेबल को भी देखा था और उसके गेट्स को मींस के उसके सर्किट को हमने उसकी शेप को भी अंडरस्टैंड किया था। ठीक, तो उनमें हमारे पास कौन कौन से गेट्स थे? और गेट था, नॉट गेट, एंड गेट, नैन गेट, नॉर गेट, एक्सक्लूसिव और गेट, एक्सक्लूसिव नॉर गेट, इस तरह से डिफरेंट गेट्स हमने स्टडी किए थे। ठीक है, तो इस चैप्टर में हमारे पास उन गेट्स को मैथमेटिकल फॉर्म में हमने लिखना है। मैथमेटिकल फॉर्म का मतलब कि जिसमें आपने बूलियन एक्सप्रेशन को डील करना है और बूलियन एक्सप्रेशन के अंदर बूलियन अलजबरा होगा। ठीक है, क्लियर? और नेक्स्ट हमारे पास फिर उस बुलियन अलजबरा के बाद फिर हमने बुलियन एक्सप्रेशन का जो लॉजिक है उसको सिंपलीफाई करना है थ्रू सम टेक्निक्स। कुछ टेक्निक को यूज करते हुए हम बुलियन एक्सप्रेशन को सिंपलीफाई करेंगे। ओके, तो जो ओके हमारे पास टर्मिनोलॉजी यूज होगी वो टर्मिनोलॉजी आपके सामने, की टर्म्स जो हैं वो आपके सामने लिखी हुई है। कुछ वेरिएबल है, कंप्लीमेंट है, सम टर्म, प्रोडक्ट टर्म, सम ऑफ प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट ऑफ सम, कर्नाफ मैप, मिनिमाइजेशन, डोंट केयर। अच्छा, ये कुछ इस तरह से हमारे पास टर्मिनोलॉजी होगी जिसको हम अपने इस चैप्टर में यूज करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास बूलियन ऑपरेशन एंड एक्सप्रेशन। बूलियन ऑपरेशन एंड एक्सप्रेशन में जो टर्मिनोलॉजी मैंने अभी आपसे बात की है कि हमने जो यूज़ करनी है वो है वेरिएबल, लिटरल, और इसी तरह से सम टर्म है उसको एवेलुएट किस तरह से करना है, प्रोडक्ट टर्म है उसको किस तरह से एवेलुएट करना है, और बूलियन एडिशन और बूलियन मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, जो हमने गेट्स पढ़े थे वो आपके सामने लिखे हुए हैं। दोबारा से मैं आपको शो कर देता हूँ। नॉट गेट है, एंड गेट, और गेट, नैंड गेट, नॉर गेट वगैरह, ये हमने डिस्कस किए थे। ठीक है, और जो हाईलाइटेड लाइन है, सेंटेंस है, उसमें भी आप देख सकते हैं मैंने जो आपसे डिस्कशन की है कि आपके पास जो लॉजिक गेट्स होते हैं या लॉजिक सर्किट होते हैं, जब हम उसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिखते हैं, मींस के एक्सप्रेशन की फॉर्म में लिखते हैं, बूलियन एक्सप्रेशन की फॉर्म में लिखते हैं, तो उसके ऊपर बूलियन अलजबरा अप्लाई होता है। ठीक है, क्लियर यहाँ तक? जी सर। अच्छा, अब जो है टर्मिनोलॉजी में हमारे पास सबसे पहली टर्मिनोलॉजी है वेरिएबल। वेरिएबल एक ऐसा सिंबल होता है जिसको इस बुक में जो है यूजली कैसे लिखा है जी, अपर केस में, इटैलिक फॉर्म, अपर केस या अपर वर्ड, अपर केस वर्ड और इटैलिक स्टाइल में। ठीक है, इस फॉर्म में लिखा होगा जिसको हम कहते हैं वेरिएबल। जनरली आप इसको जिस तरह से मर्जी आप लिख सकते हैं, वो एक वैल्यू भी हो सकती है। ठीक है, एक नाम भी हो सकता है वेरिएबल, जस्ट जिसकी वैल्यू चेंज हो। ये ध्यान में रखें, वेरिएबल ऐसी टर्म जिसकी वैल्यू चेंज हो सकती है। ठीक है, यानी यहाँ पे हमने इस बुक में हमने या इस सब्जेक्ट में हमने वेरिएबल को इस तरह कंसिडर करना है कि कोई भी एक्शन, कोई भी कंडीशन और कोई भी डाटा, और जो सिंगल वेरिएबल है वो उसके पास जो डाटा होगा या वो 0 होगा या 1 होगा। जो आपके पास वेरिएबल होगा उसकी जो वैल्यू होगी या वो 1 होगी या 0 होगी, दोनों में से कोई एक होगी, क्योंकि हम बाइनरी फॉर्म में हम स्टडी कर रहे हैं ना सारा। ठीक है, और जी कंप्लीमेंट सर। किसे कहते हैं आपको ऑलरेडी पता है। कंप्लीमेंट कहते हैं जो उसकी रिवर्स फॉर्म हो। वेरिएबल का जो भी डाटा है, जो भी वैल्यू है, उसको अगर रिवर्स कर दिया जाए तो वो उसका कंप्लीमेंट होगा। मतलब वेरिएबल ए है और उसकी वैल्यू 0 है, तो उसका कंप्लीमेंट क्या होगा? 1। और 1 अगर है, वन। अगर वैल्यू 1 है तो उसका कंप्लीमेंट 0। ठीक है, अच्छा। उसके बाद नेक्स्ट टर्म जो आती है हमारे पास लिटरल है।
लिटरल को हम सिंपली वैल्यू बोलते हैं, या सिंपल आप यूं कह लें कि लिटरल को हम रिप्रेजेंट करते हैं किसी वेरिएबल से, या फिर कंप्लीमेंट ऑफ ए वेरिएबल, उसको हम लिटरल बोलते हैं। यानी जो वैल्यू है उसकी वैल्यू को हम, जो कांस्टेंट है आपके पास, जो कांस्टेंट है वो लिटरल है। ठीक है। उसके बाद हमारे पास बुलियन एडिशन है, इसको हमने और गेट में हमने इस्तेमाल किया था। लास्ट चैप्टर में हमने बुलियन एडिशन को किस तरह से परफॉर्म किया था, और गेट की शक्ल में। ठीक है, जिसमें हमने लॉजिक को यूज किया था और गेट की फॉर्म में। हमारे पास 0 + 0 क्या होता है, 0। और गेट में हमारे पास आंसर हाई वोल्टेज कब आता है, जब आपके पास इनपुट में कम से कम एक 1 हो। 1 हो। तो यहाँ पे देखें, ये 3 आपके आउटपुट 1 है और एक आपका आउटपुट 0। यानी 0 आउटपुट कब आता है, जब आपके पास जब दोनों इनपुट दोनों 0 जीरो। इनपुट, तमाम इनपुट आपके पास 0 हो। 0 हो। और 1 कब आएगा, जब आपके पास इनपुट में कोई एक 1 कोई होगा। एक 1 हो, ये सारे। अच्छा, अब यहाँ पे एडिशन है, तो एडिशन के लिए हम टर्म कौन सी यूज करेंगे, सम टर्म। अब बेसिकली ये वो एडिशन नहीं है जो आपने बाइनरी एडिशन पढ़ी है, ठीक है ना। ये बुलियन एडिशन है, जिसमें हमने अंडरस्टैंड किया था कि ये सिग्नल है, डेटा है। ठीक है, जिसमें हमने लो जी सर। सिग्नल और हाई सिग्नल की बात की थी। क्लियर है कि नहीं। जी सर। अच्छा, अब यहाँ पे जो टर्मिनोलॉजी बोली जाती है वो है सम टर्म। सम टर्म का मतलब ये है कि सम ऑफ लिटरल्स, सम ऑफ वैल्यूज। ठीक है, सम ऑफ वैल्यूज। अब इसको किस तरह से हम उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, यानी कि a sum term is produced by an OR operation with no AND gate या no AND ऑपरेशन इन्वॉल्व। यानी ऐसा ऑपरेशन जिसमें और ऑपरेशन अप्लाई होता है। सम टर्म में सिर्फ और ऑपरेशन आपने देखना है या लिखना है, और उसमें एंड ऑपरेशन नहीं होगा। अब यहाँ पे देखें, आपके पास है एग्जांपल्स हैं a+b, या a+b कंप्लीमेंट, या a+b+c कंप्लीमेंट, या फिर a कंप्लीमेंट +b+c+d कंप्लीमेंट। और भी बहुत सारी एग्जांपल्स बना सकते हैं। इनमें आप देख सकते हैं कहीं पे प्रोडक्ट है, कहीं पे नो सर। प्रोडक्ट नहीं है, तो इसका मतलब एंड ऑपरेशन यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं है। ये सारी की सारी एग्जांपल्स किसकी है, सम टर्म की है। और किसकी एग्जांपल्स है, सम टर्म। अच्छा। अब सम टर्म यहाँ पे भी यूज हो रही है, यहाँ पे भी यूज हो रही है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, ऐसे ही है भाई। ये चारों और ऑपरेशन जो है, चारों कॉम्बिनेशन के मुताबिक जो और ऑपरेशन है, यहाँ पे सम टर्म ही यूज हो रही है ना। जी सर। अच्छा, जब सम टर्म यूज हो रही है तो आंसर 0 कब आता है, जब दोनों जब जीरो। सारे जब 0 हो। अब जरूरी नहीं है कि आपके पास इनपुट 2 हो, 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे देखें कितने इनपुट है इस एक्सप्रेशन में, देखें 4 4, और यहाँ पे 3 यहाँ पे 2 हैं, यहाँ पे भी 2 हैं। 2 तो डिपेंड करता है, जितने मर्जी इनपुट हो सकते हैं, लेकिन कम से कम कितने इनपुट, 2 इनपुट। 2 इनपुट। ठीक है। अच्छा, अब आंसर आपका लो या 0 उस वक्त आता है जब ये सारे के सारे जीरो। ठीक है, और 1 कब आएगा, जब एटलीस्ट जब कोई एक 1 हो। 1 होगा, ऐसे ना। जी सर। जी सर। अच्छा, ये लास्ट जो हाईलाइटेड है, ये यही बात लिखी हुई है कि अगर आपका इनपुट में से कोई एक भी वैल्यू, कोई एक भी वैल्यू, यानी लिटरल में से कोई एक भी वैल्यू, कोई एक लिटरल 1 है, तो आपका आंसर 1 है। अदरवाइज अगर सारे ही 0 हैं तो आपका आंसर 0। 0 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल है
जिसमें वो कह रहा है डिटरमिन द वैल्यू ऑफ ए बी सी एंड डी दैट मेक्स द सम टर्म दिस इक्वल टू 0। क्या बता सकते हैं ए बी सी डी की वैल्यू क्या होगी कि ये एक्सप्रेशन 0 के इक्वल आ जाए? 0 होगी सर। हाँ, तो क्या होगी वैल्यू? 0 की वैल्यू 0 होगी जी पहले ए की 0 होगी, बी की 1 होगी, सी की 0 होगी और डी की 1 होगी। जी, जहां पे कंप्लीमेंट है, कंप्लीमेंट ने यानी सारे डी 0 होने चाहिए ना, ये चारों टर्म 0 होनी चाहिए 0 के इक्वल लाने के लिए। तो बी कंप्लीमेंट 0 होना चाहिए, तो बी कंप्लीमेंट 0 का मतलब बी 1। यस सर। और डी कंप्लीमेंट का मतलब डी भी 1 होना चाहिए, ताकि वो कंप्लीमेंट होके वो 0 बन जाए। ए 0 होना चाहिए, सी 0 होना चाहिए, बी आपका 1 होना चाहिए और डी आपका 1 होना चाहिए। ये बात किस किस को समझ आई है? यस सर। आगे ये जी समझ सर। इसकी, जी सर। क्योंकि हमें आंसर में 0 चाहिए, तो 0 कब आता है? जब सारे इनपुट 0 हों। जी सर। ठीक है, तो ये तो 0 समझ आती है बात, ये भी 0 समझ आती है बात। अगर हम b की वैल्यू 0 कर देंगे तो b का कंप्लीमेंट क्या होगा? 1। जब 1 आएगा, एक भी 1 आ गया तो आंसर 1 होगा, 0 नहीं होगा। जी सर। ये इस तरह से आपके सामने इसका सोल्यूशन है, जिसको हमने अभी डिस्कस किया है। नेक्स्ट देखें रिलेटेड, आप इसी से रिलेटेड a कंप्लीमेंट प्लस b इक्वल टू 0 बता सकते हैं? 1 0। आपके पास a 1 है, b आपके पास 0। इस तरह से बात किया करें, 1 0 नहीं बात करनी, आपने a और b की वैल्यू बात बतानी है। ओके सर। हो गया। नेक्स्ट हमारे पास बुलियन मल्टीप्लिकेशन। बुलियन मल्टीप्लिकेशन में हमने कौन सा गेट देखा था? एंड गेट। एंड गेट को देखा था, और एंड गेट के जो ऑपरेशन थे उसके कम से कम 2 इनपुट के बिहाफ पर हमने अंडरस्टैंड किए थे, 4 कॉम्बिनेशन 0 0 0 1 1 0 और 1 1। और इसमें कौन सा ऑपरेशन अप्लाई होता है? एंड ऑपरेशन। एंड ऑपरेशन। और डॉट से हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं, उस प्रोडक्ट को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? डॉट से। मल्टीप्लिकेशन को हम डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। और आंसर आपका 1 कब आता है? जब सारे इनपुट 1, अदरवाइज आंसर आपका 0। तो यहाँ पे कितने इनपुट वाला गेट है? 2 इनपुट। 2 इनपुट वाला गेट है। ठीक है, जब 2 इनपुट वाला गेट है तो इसका मतलब 2 आपके पास इनपुट है, तो दोनों के दोनों इनपुट 1 होंगे तो आंसर आपका 1 होगा, अदरवाइज आपका आंसर 0। अब यहाँ पे जो टर्म यूज करते हैं उसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट टर्म। ठीक है, प्रोडक्ट टर्म बोलते हैं, प्रोडक्ट लिया जा रहा है ना। यस सर। और जब प्रोडक्ट टर्म बोलते हैं तो प्रोडक्ट टर्म ऐसे जनरेट होती है कि जिसमें और ऑपरेशन अप्लाई ना हो या और ऑपरेशन इन्वॉल्व ना हो, सिर्फ एंड ऑपरेशन परफॉर्म हो उसमें। ठीक है, एंड ऑपरेशन में हमारे पास कौन से सिंबल्स होते हैं, यानी कौन सा वे होता है जिसमें हमने मल्टीप्लिकेशन को अप्लाई करना होता है। डॉट ऑपरेटर जिसको हम यूज करते हुए हम अप्लाई करते हैं, जैसे हम इसको लिख सकते हैं a डॉट बी या सिंपल ए बी भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं जिनमें प्रोडक्ट टर्म को दिखाया गया आपके सामने। ठीक है, ए बी कंप्लीमेंट ए बी सी एंड ए बी कंप्लीमेंट सी डी कंप्लीमेंट। ठीक हो गया। सर। अच्छा, ये एग्जांपल किसकी थी? बुलियन मल्टीप्लिकेशन की। प्रोडक्ट टर्म। ठीक है, अच्छा अब आपके पास जो प्रोडक्ट टर्म है उसका आंसर 1 कब होगा? जब दोनों इनपुट 1 जब सारे इनपुट 1 होंगे। यस सर, सारे इनपुट 1 होंगे। 0 कब होगा? जब एक भी इनपुट आपका 0। यानी आपके पास जो लिटरल है उनमें से कोई एक भी आपके पास वो 0 होगा या 1 होगा, तो आपने 1 होगा यानी एक भी 0 हो गया
तो आंसर आपका 0। अगर सारे लिटरल 1 होंगे तो आपका आंसर 1 होगा। क्लियर? यस सर। यहाँ पे देखें, इस एक्सप्रेशन को, इस बुलियन एक्सप्रेशन को, जिसमें हमने कौन सी एग्जांपल देख रहे हैं, प्रोडक्ट टर्म देख रहे हैं, प्रोडक्ट टर्म देख रहे हैं ना। यस सर। तो कौन कौन से लिटरल ए बी सी डी के बारे में बताएं, इनकी वैल्यूज क्या होंगी? क्या आपका A1 B0 A1 1D0 C1D0। B0 बिल्कुल ठीक है जी, सही बताया। अच्छा, ए बी सी डी क्या चीज है? इनपुट। इनपुट डी वेरिएबल इनपुट तो है, और क्या नाम है इनके? वेरिएबल्स। वेरिएबल। ठीक है, जिनकी वैल्यू चेंज हो सकती है, 0 हो सकती है या 1 हो सकती है, 2 ही तो वैल्यू है हमारे पास। और यहाँ जी पे सर। कैपिटल लेटर में लिखे हुए हैं। सर यस सर। जब कैपिटल लेटर में लिखे हुए और सारे के सारे इटैलिक फॉर्म में लिखे हुए हैं बुक में, गौर करें। यस सर। ठीक है, और ये आपके पास क्या है एज ए होल? ये क्या है? कर्सर देखे मैंने क्या रखा हुआ, कहाँ पे रखा हुआ? प्रोडक्ट टर्म। प्रोडक्ट टर्म। ठीक है, यस इसका सर। बताएं, ये रिलेटेड प्रॉब्लम का बताएं। ए कम्प्लीमेंट बी कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 1। ए और बी की वैल्यू आपने बतानी है। सर 0 0 दोनों की वैल्यू जीरो जीरो 0 होंगी, तो देन आपके कम्प्लीमेंट उसको क्या कर देगा? 1। इसका मतलब दोनों इनपुट आपका 1 होंगे। जब दोनों इनपुट आपके 1 है तो आपका आंसर भी 1 जनरेट होगा। क्लियर? जी सर। यस सर। जी सर। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है, उसके मुताबिक आपने इसको परफॉर्म करना है। पहला है आपके पास, इफ a इज इक्वल टू 0 व्हाट डज a कम्प्लीमेंट इक्वल टू? हाँ जी बताएं जल्दी से। 1 डिटरमिन द वैल्यू ऑफ a b c 1 that makes the sum a complement plus b complement plus c is equal to 0। हाँ जी बताएं जी, a b c की वैल्यू बताएं। सेकंड वन, ए बी की 1 1 होगी और सी की 0 होगी हमारे पास। a b की आपके पास 1 1 होगी और c की 0। थर्ड वन बताएं। A1 B0 C1। बिल्कुल सर ठीक। ए 0 होगी हमारे पास, बी 1 होगा और सी 0। क्यों a 0 क्यों होगी? प्रोडक्ट टर्म में जब आप प्रोडक्ट लेते हैं तो आपके पास एक भी 0 हो गया तो आंसर आपका 0 आएगा। यहाँ तो हमें 1 चाहिए। B0 होगी, बाकी 1 होगा। b 0 ठीक हो गया सर। इसका कम्प्लीमेंट B0 उसको 1 कर देगा ना। जी सर। जी उस्ताद जी। क्लियर? यस सर। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास कुछ लॉज हैं और कुछ रूल्स हैं बुलियन अलजबरा के। ठीक है, उन लॉज को यूज करते हुए हमें आगे मूव करना है। मींस के डिफरेंट जो हमारे पास सर्किट्स हैं, सर्किट डिज़ाइन है जिसमें लॉजिक गेट्स यूज होते हैं, और उन लॉजिक गेट्स को हम रिप्रेजेंट किस में कर रहे हैं? मैथमेटिकल फॉर्म में। ठीक है, जब हम मैथमेटिकल फॉर्म में उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो इसका मतलब उसको हम क्या बोलते हैं? बुलियन अलजबरा बोलते हैं। और उस बुलियन अलजबरा में क्या हम डील करते हैं? बुलियन एक्सप्रेशन। ठीक है, बुलियन एक्सप्रेशन को हम डील करते हैं। तो बुलियन एक्सप्रेशन के ऊपर हम अप्लाई क्या कर रहे होते हैं? कुछ लॉज या रूल्स अप्लाई करते हैं। लॉज जो होते हैं वो कॉम्बिनेशन ऑफ रूल्स होते हैं। ठीक है, लॉज जो होते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रूल। ठीक है, यहाँ पे देखें ये लिखा हुआ है, वेल डिफाइंड रूल्स एंड लॉ दैट मस्ट बी फॉलोड इन ऑर्डर टू प्रॉपर्ली अप्लाई बुलियन अलजबरा। यानी बुलियन अलजबरा को अप्लाई करने के लिए हमारे पास क्या है? वेल डिफाइंड रूल्स हैं। ठीक है, अच्छा, उनमें जो लॉ है वो कौन कौन से? सबसे पहला लॉ आपके पास कॉम्यूटेटिव लॉ फॉर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। उसके बाद लॉ है आपके पास एसोसिएटिव लॉ है फॉर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। फिर डिस्ट्रीब्यूटेड लॉ है। ठीक है, और फिर बुलियन अलजबरा के
कुछ रूल्स हैं जिसको हम कहते हैं 12 बेसिक रूल्स ऑफ बुलियन अलजेब्रा। ठीक है, इनको हम इस 4.2 में हम स्टडी करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो नेक्स्ट वन है लॉज ऑफ बुलियन अलजेब्रा। तो पहला लॉ क्या है? कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव का मतलब कम्यूट से निकला है ये लफ्ज निकला है कम्यूट से। ठीक है, और कम्यूट का मतलब होता है चेंज करना, जगह चेंज करना। बात फॉलो कर रहे हैं? यस सर। कम्यूटेटिव लॉ में क्या होता है कि अगर आपके पास, मैं सिंपल मैथ की फॉर्म में बोलता हूँ आपको, अगर मैं ये लिखूं 2 + 3, आंसर क्या होगा? 5। फाइव हो। और 5 यानी 2 + 3 को मैं इस तरह से भी तो लिख सकता हूँ 3 + 2। बिल्कुल सर। Yes, sir. तो ये मैंने क्या किया है, 2 को 3 की जगह ले गया और 3 को 2 की जगह ले गया, तो उन्हें आपस में कम्यूट कर दिया। मींस कि उनको उनकी रिप्लेसमेंट कर दी, यानी एक्सचेंज कर दिया, जगह चेंज कर दी हमने। ठीक है, Yes, sir. तो इसको हम कहते हैं कम्यूटेटिव लॉ, कि जिससे आंसर में कोई फर्क ना पड़े। मतलब आपने उनका ऑर्डर चेंज कर दिया, मींस कि पहले आपने 2 + 3 किया था, अब 3 + 2 किया, ऑर्डर चेंज कर दिया है वैल्यू का, वेरिएबल्स का, लिटरल का, आपने ऑर्डर चेंज कर दिया, यानी उनकी तरतीब चेंज कर दी, जगह चेंज कर दी। तो उससे आपके रिजल्ट पर कोई फर्क ना पड़े। ठीक है, अब जैसे मैं ये sir. कहता हूँ 2 × 3 और 3 × 2, आंसर सेम आता है या मुख्तलिफ आता है? Same. सेम आएगा ना। तो 2 को 3 की जगह और 3 को 2 की जगह, तो इसको हम क्या कहते हैं? कम्यूटेटिव। Law. ठीक है, Yes, sir. अच्छा यहाँ पे क्योंकि आपके पास वेरिएबल्स फॉर्म में हम उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं डिफरेंट वैल्यूज को, जब हमने लिटरल को डील करना है तो वो वेरिएबल की वैल्यू होगी, ऐसे ना। Yes, sir. तो हमने पहला रूल अप्लाई करना है कम्यूटेटिव लॉ फॉर मल्टीप्लिकेशन एडिशन, और फिर आपने उसको मल्टीप्लिकेशन के लिए देखना है, क्योंकि हमारे पास एडिशन जो है वो और ऑपरेशन है, मल्टीप्लिकेशन हमारे पास एंड ऑपरेशन है, ऐसे ही है। Yes, sir. अच्छा, अब यहाँ पे देखें, पहला जो है आपके पास कम्यूटेटिव लॉ फॉर एडिशन, वो क्या है? a + b इज इक्वल टू B plus A. b + a। और यहाँ पे मैंने हाईलाइट किसको किया है? द ऑर्डर इन विच वेरिएबल्स आर ऑड मेक्स नो डिफरेंस, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, क्लियर? Yes, sir. ये हुआ कि आपने ए और बी का और ऑपरेशन अप्लाई कर दें, यानी और गेट के थ्रू आप उसको पास आउट करें, पहले ए को कर दें बाद में बी को कर दें। ठीक, और इसी तरह से आपका आंसर जो भी आता है वो सेम होगा। अगर बी पहले पास कर दें और ए बाद में पास कर दें तो आंसर आपका सेम होगा। यानी ये जो 3 लाइनें आपको शो की जा रही हैं, इसको हम क्या बोलते हैं? इक्विवेलेंट टू। इसको हम बोलते हैं इक्विवेलेंट टू। ओके, Yes, sir. अच्छा, अब जो मल्टीप्लिकेशन का रूल है उसमें कौन सा ऑपरेशन हम देखते हैं? एंड ऑपरेशन। Yes, sir. Yes, sir. तो उसको हम लिख सकते हैं a.b इज इक्वल टू b.a, या सिंपल ab इज इक्वल टू ba। Yes, sir. तो ये आपके सामने ab इज इक्वल टू ba। तो इसमें भी ऑर्डर जो है वेरिएबल्स का, ये वेरिएबल्स ही है ना बेसिकली, वेरिएबल्स का Yes, sir. ऑर्डर एंड ऑपरेशन में कोई चेंज नहीं लाता। तो a.b लिख दें या b.a लिखें, आंसर सेम होगा। इसको हम क्या कहते हैं? Commutative. Commutative. कम्यूटेटिव कहाँ से निकला है लफ्ज? कम्यूट से, और कम्यूट का मतलब ऑर्डर चेंज करना।
ठीक है, यस सर। यानी उनकी तरतीब चेंज करना। नेक्स्ट वन हमारे पास एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ जो है वो बेसिकली आपका 3 वेरिएबल्स के ऊपर मुश्तमिल होता है। एसोसिएटिव लॉ जो है वो 3 वेरिएबल्स पर मुश्तमिल होगा। अब आपके पास एसोसिएटिव लॉ फॉर एडिशन है, एसोसिएटिव लॉ फॉर मल्टीप्लिकेशन है। ठीक है, एडिशन में हम हमारे पास क्या है, और ऑपरेशन, और मल्टीप्लिकेशन में हमारे पास क्या है, एंड ऑपरेशन। एंड ऑपरेशन। अब हमारे पास जो एसोसिएटिव लॉ है उसमें कितने वेरिएबल हैं, 3 वेरिएबल। अब जो 3 वेरिएबल है आपके पास, वो 3 वेरिएबल हैं या 3 से ज्यादा वेरिएबल हैं, तो आपने क्या करना है, आपने ग्रुपिंग करनी है, उन वेरिएबल की ग्रुपिंग करनी है। आपने ये देखना है कि पहले किसको परफॉर्म किया जाए, पहले किस ग्रुप को परफॉर्म किया जाए। ठीक है, यानी आपने क्या करना है, ग्रुपिंग करनी है। ग्रुप किस तरह से करना है, उन इनपुट के ऊपर, उन वेरिएबल्स के ऊपर ग्रुपिंग किस तरह से परफॉर्म करनी है, ब्रैकेट लगाकर। यहाँ पे देखें, ये 3 वेरिएबल थे और तीनों के ऊपर और ऑपरेशन अप्लाई हो रहा था, ऐसे ना, जी सर। बी प्लस सी। तो ग्रुपिंग किसकी की है, बी और सी को, बी प्लस सी का एक ग्रुप बना दिया और ए को एक ग्रुप बना दिया। यानी यहाँ पे देखें, व्हेन ऑरिंग मोर देन 2 वेरिएबल्स, ऑरिंग मोर देन 2 वेरिएबल्स, द रिजल्ट इज सेम रिगार्डलेस ऑफ ग्रुपिंग ऑफ वेरिएबल्स। कि जो मर्जी आप ग्रुपिंग कर दें, आंसर सेम होगा। तो यहाँ पे देखें, ब्रैकेट यहाँ पे बी प्लस सी पे थी, अब इस ग्रुप को छोड़कर ए प्लस बी पर आप ग्रुप बना दें, तो आंसर क्या होगा, सेम होगा। समझ आ रही है? जी यस सर। सर। अच्छा, यहाँ पे उसको डायग्राम में देखें, डायग्राम में, सर्किट डायग्राम में देखें, आपके पास ए है और बाद में क्या है, कौन सा ऑपरेटर है, और ऑपरेटर। और ऑपरेटर मींस के प्लस और ऑपरेटर है, तो और गेट यूज करना है आपने, तो ये और गेट है। अब दूसरा इनपुट इसके लिए, इस और गेट के लिए दूसरा इनपुट, ये एज ए होल, ये सारा इनपुट है एज ए होल, एक इनपुट, ये एक इनपुट है, ये एक इनपुट है। ठीक है, यानी कि ये और ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए आपको और गेट चाहिए। ठीक है, एक इनपुट ए है और दूसरा इनपुट बी प्लस सी। ठीक है, एक ए है, सर। एक ए है और एक बी प्लस सी है इनपुट। लेकिन ये बी प्लस सी बजाते खुद 2 वेरिएबल्स पर मुश्तमिल है, यानी और ऑपरेशन अप्लाई हो रहा है इन 2 वेरिएबल्स पर, बी एंड सी पर। बी और सी का और ऑपरेशन अप्लाई कर दें, यानी और गेट अप्लाई कर दें, उससे जो भी आउटपुट होगा वो इनपुट के तौर पर यूज होगा इस और गेट में। ठीक है, यस सर। वो Yes, sir. इक्वल होगा ए प्लस बी प्लस सी के। यानी आपके पास ये टर्म एक टर्म होगी और ये दूसरी टर्म, दूसरा इनपुट। ए और बी का और गेट अप्लाई करें, उससे आंसर जो भी आता है आपके पास ए प्लस बी में आंसर आएगा। ठीक है, यानी ए और बी, और उसको अप्लाई कर देना है इनपुट के तौर पर नेक्स्ट और गेट में, और जिसमें दूसरा जो इनपुट है वो सी है। तो इस तरह से आपका जो आंसर होगा वो दोनों का सेम होगा, यानी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, यस सर। यहां पे देखें, ये कौन सा है, एसोसिएटिव लॉ फॉर मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे आपके पास ए बी सी का ग्रुप है और यहाँ पे ए बी का ग्रुप। उसी तरह से जस्ट यहाँ पे प्लस की जगह कौन सा ऑपरेटर है, एंड डॉट या एंड। ऑपरेशन आपका एंड है, ऑपरेटर आपका डॉट है। ठीक है, और इसमें देखिए एंड गेट यूज होता है, तो एंड गेट को यूज करते हुए दोनों साइड्स इक्वल हो जाएंगी।
ठीक हो गया? यस सर। लास्ट वन हमारे पास जो लॉ है वो डिस्ट्रीब्यूटेड लॉ। डिस्ट्रीब्यूटेड लॉ में हमने क्या करना होता है कि आपके पास ये भी 3 वेरिएबल्स के ऊपर मुश्तमिल है, तो इसमें आपने क्या करना होता है, ऑरिंग करनी होती है 2 और मोर वेरिएबल्स। ऑरिंग करनी होती है 2 और मोर वेरिएबल। 2 और मोर वेरिएबल से मुराद ये है कि इसका मतलब ये जो आपको ये यहाँ पे कौन सा एक्सप्रेशन शो किया है, इक्वेशन, ऐसी इक्वेशन जिसमें 3 वेरिएबल शो किए हैं, तो 3 से ज्यादा भी हो सकते हैं, कम से कम 3, ज्यादा से ज्यादा जितना मर्जी आप बना सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आपके पास ऑरिंग ऑफ 2 है, 2 वेरिएबल्स, यहाँ पे लिखा हुआ है ऑरिंग 2 और मोर वेरिएबल्स। मोर वेरिएबल उस वक्त होगा जब डी ई वगैरह भी यूज करेंगे आप, ठीक है। ऑरिंग ऑफ 2 वेरिएबल्स and then ending the result with a single variable is equivalent to ending single variable with each of 2 variables, then ORing the product। अब ये आपके पास प्रोडक्ट है, ये आपके पास प्रोडक्ट टर्म है, ये 2 प्रोडक्ट टर्म जनरेट हो गई ना। अभी हमने प्रोडक्ट टर्म को स्टडी किया था, तो इनके दरमियान ऑपरेशन कौन सा है, और ऑरिंग ऑपरेशन में देखें तो फैक्टराइजेशन नहीं है, वेरिएबल के साथ जो कि यहाँ पे a है, तो वो उसकी फैक्टराइजेशन के इक्वल होता है, इसकी 2 प्रोडक्ट टर्म की, 2 प्रोडक्ट टर्म विद ऑरिंग ऑपरेशन। क्लियर? जी सर। a यस सर। इंटू b प्लस c को हम लिख सकते हैं ab प्लस ac, यानी जिस तरह से हम इंडिविजुअल प्रोडक्ट जनरेट करते हैं, यानी उसको अलग-अलग मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसी तरह से हम इसको वेरिएबल फॉर्म में ए बी प्लस ए सी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ डायग्राम में आप देख सकते हैं, पहले आपका और गेट है, और ऑपरेशन बी और सी, फिर आपका एंड। इसी तरह आपके पास 2 प्रोडक्ट टर्म है, तो 2 एंड और फिर एक और। क्लियर? जी सर। क्वेश्चन है यहाँ पे किसी का? नो सर।